गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम हिंदी साहित्य के 50 एक वाक्य प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने कई क्लासेस किए हैं जिसमें हमने 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की है, और इससे पहले भी हमने कई मैराथन क्लासेस किए हैं, जैसे 1000, 2000, 1100, 1500, जिसमें हमने सभी काल जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और जो आधुनिक काल के प्रमुख गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, और साथ ही साथ हमने जो हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए थे, जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने किया था, उसकी चर्चा भी हमने की है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना मानी जाती है? तो चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र यादव चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। तो ये किसकी पंक्ति है? तो इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया है? तो उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी देवी प्रसाद। तो मुंशी देवी प्रसाद ने उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई के प्रेरणा ग्रंथ का नाम क्या है? तो बिहारी सतसई के प्रेरणा ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती जो है, जिसके लेखक थे हाल कवि, ये बिहारी सतसई का प्रेरणा ग्रंथ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं कामायनी के किस सर्ग से है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, तो ये कामायनी के किस सर्ग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लज्जा। तो ये जो है लज्जा सर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओट दुरावत पंक्ति किसकी है? तो सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओट दुरावत, तो ये पंक्ति किसकी है? तो इसके लेखक हैं सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरी लाई रकत के लेई, ये किसकी पंक्ति है? तो जोरी लाई रकत के लेई, तो इस पंक्ति के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठंडा लोहा। तो ठंडा लोहा जो है, ये धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरुणी की ओर से आकृष्ट होना काम है, परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना प्रेम है। हजारी के किस उपन्यास से उपयुक्त पंक्तियां उद्धृत है या ली गई है? तो फिर से पढ़ते हैं। तरुणी की ओर आकृष्ट होना काम है, परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना प्रेम है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से ये पंक्ति ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनाम दास का पोथा। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास से ये पंक्ति ली गई है और ये कहा है जटिल मुनि ने। तो इस पंक्ति के जिन्होंने कहा है वो है जटिल मुनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म स्थान क्या है? तो रजिया सज्जाद जहीर का जन्म स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अजमेर। तो अजमेर जो है जहीर का जन्म स्थान है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नदी प्यासी थी एकांकी किसकी लिखी मानी जाती है? तो नदी प्यासी थी एकांकी जो है ये किसकी लिखी मानी जाती है या किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है ये नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि नदी प्यासी थी किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है एकांकी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? तो मुक्तिबोध की कौन सी रचना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत इतिहास और संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किस विषय पर और किनके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किस विषय पर और किनके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो वो कौन सा विषय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध साहित्य। और ये इन्होंने लिखा था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के मार्ग निर्देशन पर या उनके निर्देशन पर जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर श्याम बेनेगल द्वारा बनाई फिल्म का नाम जिसे 1992 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था? तो फिर से पढ़ते हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता पर श्याम बेनेगल द्वारा बनाई फिल्म का नाम जिसे 1992 में राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द सैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती की समस्त कहानियाँ एक साथ किस नाम से संग्रहित हैं? तो धर्मवीर भारती की समस्त कहानियाँ एक साथ किस नाम से संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सास की कलम से। तो सास की कलम से के नाम से डॉक्टर धर्मवीर भारती की समस्त कहानियाँ जो हैं वो संग्रहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती का जीवन काल क्या रहा है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का जीवन काल या जीवन समय क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 और इनकी मृत्यु हुई थी 4 सितंबर 1997। तो 25 दिसंबर से
1926 से 4 सितंबर 1997 इनका जीवन काल माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती ने 1960 में किस ऐतिहासिक प्रसिद्धि पत्रिका के प्रधान संपादक बन मुंबई में आए थे? तो फिर से पढ़ते हैं। धर्मवीर भारती ने 1960 में किस ऐतिहासिक प्रसिद्ध पत्रिका के प्रधान संपादक बनकर मुंबई आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धर्मयुग। धर्मयुग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र का नाम प्रथम नाम क्या है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जैनेंद्र कुमार का प्रथम नाम क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आनंदीलाल। तो जैनेंद्र कुमार का वास्तविक नाम है आनंदीलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र को ये नाम कहाँ से मिला? तो जैनेंद्र कुमार को ये नाम कहाँ से मिला था? तो ये मिला था ऋषभ ब्रह्मचारी आश्रम से। तो ऋषभ ब्रह्मचारी आश्रम से उन्हें आनंदीलाल नाम प्राप्त हुआ था जैनेंद्र कुमार को। तो आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र का प्रथम कहानी संकलन कौन सा और कब ये प्रकाशित हुई थी? तो जैनेंद्र कुमार का प्रथम कहानी संकलन जो है वो कौन सा माना गया है और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फांसी। और ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। तो जैनेंद्र का प्रथम कहानी संकलन का नाम है फांसी और ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न जो हैं आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1927। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र ने राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कहाँ कार्य किया है? तो जैनेंद्र ने राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में कहाँ कार्य किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर। तो नागपुर में उन्होंने संवाददाता के नाम पर कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अब किस नाम से है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र अब किस नाम से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आखिर रचना क्यों। तो आखिर रचना क्यों नाम से ये परिवर्तित हो गया है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1953 में। या फिर 1966 में। तो जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था या कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1996 में। तो 1996 में जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये हुआ था मुक्तिबोध उपन्यास के लिए। तो ये भी जानना आवश्यक है। तो मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र कुमार को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो लेखक मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1917 को इनका जन्म हुआ था। कुंवर नारायण की रचना बाज श्रवा के बहाने में विवेच्य है, मृत्यु को जीवन की ओर देखते हैं। तो कुंवर नारायण की रचना बाज श्रवा के बहाने में
विवेच्य है। मृत्यु को जीवन की ओर देखते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीवन को मृत्यु की ओर देखना जो है ये विवेच्य रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन ने हाला शब्द को किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो वही प्रश्न जो है फिर से पूछा गया है। जो प्रश्न बार बार रिपीट होता है वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा सकता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो बच्चन ने हाला शब्द को किसके प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्यवस्था विरोध। तो व्यवस्था विरोध के रूप में हाला शब्द का प्रयोग किया है बच्चन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा संस्करण किसकी नाट्यकृति मानी जाती है? तो दूसरा संस्करण किसकी नाट्यकृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग की ये नाट्यकृति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ, ये कथन किसका है? तो मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ, तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है केदारनाथ सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुरदरी हथेली किसकी काव्य कृति है? तो खुरदरी हथेली किसकी काव्य कृति मानी जाती है? खुरदरी हथेली। तो इसके लेखक हैं अनामिका। अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब छुटी शराब किसकी आत्मकथा है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गालिब छुटी शराब किसकी आत्मकथा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्र कालिया। तो ये जो है रविंद्र कालिया की आत्मकथा मानी जाती है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि गालिब छूटी शराब किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास का पहला दलित पात्र कौन सा है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है सूरदास, जो एक अंधा व्यक्ति है रंगभूमि उपन्यास में। मुंशी प्रेमचंद का पिता प्रदत्त नाम क्या माना गया है? तो मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम या उन्हें जो नाम उनके परिवार से प्राप्त हुआ था वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धनपत राय। तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम है, परंतु इनका साहित्यिक नाम है नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अमृतलाल नागर का नाटक चढ़त न दूजो रंग किस पर आधारित है? तो अमृतलाल नागर का नाटक चढ़त न दूजो रंग किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ से दो प्रश्न आ सकते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये प्रकाशित हुई थी जमाना पत्रिका में और इसका समय है 1910। तो 1910 में बड़े घर की बेटी जो है ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी सौत कौन सी मासिक पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी सौत कौन सी मासिक पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। तो यहाँ से भी दो प्रश्न आ सकते हैं। सौत जो है ये प्रेमचंद का हिंदी भाषा में पहली बार लिखा गया
कहानी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मुंशी प्रेमचंद जो रचनाएं लिखते थे वो सबसे पहले उर्दू में लिखते थे, फिर बाद में उसको हिंदी में अनुवाद किया जाता था। प्रेमचंद की पहली रचना किस विधा में थी? तो प्रेमचंद की पहली रचना जो है किस विधा में थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्दू लेख में। तो उर्दू लेख में मुंशी प्रेमचंद की पहली रचना जो है वो आती है। उर्दू लेख में पहली रचना थी और उसका नाम था ओलिवर क्रमवेल। 1 मई 1903 में बनारस के उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज एक खलक में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? ये अत्यंत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? और ये अत्यंत ही हृदय स्पर्शी कहानी है, जिसमें दिखाया गया है कि इस प्रकार से जो है एक बाप और बेटा जो आलसी हैं, जो काम करना नहीं चाहते, परंतु जो बेटा है उसका विवाह हो चुका है और उसकी पत्नी जो है वो अपने ससुर और अपने पति के लिए, उनको 2 वक्त का खाना मिल सके उसके लिए वो घर घर घूमकर काम करती है। परंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से दोनों बाप बेटे जो है वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांगते हैं, और जो पैसा उसकी पत्नी की अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में लाना चाहिए था, वही पैसा जो है वो मदिरा पीने में और मछलियाँ खाने में व्यर्थ कर देते हैं। तो ये जो है बताया गया है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है वो है कफन। इसे आप नोट कर सकते हैं। परंतु वास्तविकता के तौर से देखा जाए तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है वो है मंगलसूत्र। परंतु मंगलसूत्र जो है ये एक अधूरा उपन्यास है, परंतु संपूर्ण कहानी जो है वो है कफन। मंगलसूत्र जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अधूरा कहानी है, तो इसलिए इसको अंतिम कहानी नहीं माना जाता। परंतु अंतिम अवस्था में मुंशी प्रेमचंद ने मंगलसूत्र की रचना की थी, मंगलसूत्र कहानी की रचना की थी। परंतु वास्तविकता के तौर पर देखा जाए तो प्रेमचंद की अंतिम संपूर्ण कहानी जो है वो है कफन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में कितनी कहानियों का संग्रह था? तो प्रेमचंद के प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में कितनी कहानियों का संग्रह था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है प्रेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास जिसको गांधीवादी उपन्यास भी कहा जाता है, तो प्रेमचंद का वो कौन सा उपन्यास है जिसको गांधीवादी उपन्यास भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंगभूमि। तो रंगभूमि जो है ये एक प्रकार का गांधीवादी उपन्यास माना जाता है मुंशी प्रेमचंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका असरारे म आविद उर्फ देवस्थान रहस्य। तो प्रेमचंद का पहला उपन्यास जो है वो एक उर्दू उपन्यास है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है ये 8 अक्टूबर 1903 में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ उर्दू पत्रिका आवाज खलक में।
तो आवाज़ एक खलक पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। असरारे म आबिद, जो मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शांति निकेतन से प्रकाशित किस पत्रिका का संपादन किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्व भारती। तो विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आलोक पर्व। तो आलोक पर्व के लिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कल्पलता का रचनाकाल क्या है? तो कल्पलता का रचनाकाल क्या माना गया है? तो इसका समय है 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के माध्यम से संदेश क्या दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो वो है विपरीत हालतों में भी प्रसन्नचित्त रहने का। तो विपरीत हालतों में भी या विपरीत हालत में भी प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करना चाहिए, और ये बताया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष नामक पात्र या शिरीष के माध्यम से। शिरीष के फूल के माध्यम से उन्होंने ये बताया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलास निबंध में सप्रयोजन नियोजित कबीर की उक्ति या उक्त की अनियोक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीवन नश्वर है, ये बताया गया है इस पंक्ति में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी को हिंदी सेवा हेतु सन 1957 में किस अलंकरण से विभूषित किया गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी सेवा हेतु सन 1957 में किस अलंकरण से विभूषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्म भूषण। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण 1957 में प्राप्त हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना का नाम कौन सा नहीं है, या पुस्तक का नाम कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी साहित्य का आरंभ। तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। तो इसके वास्तविक लेखक कौन है? तो इसके वास्तविक लेखक हैं, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के कितने खंडों में संकलित हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के कितने खंडों में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 11। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जिसमें हमने कई जो प्रमुख विद्वान हैं और इतिहासकार हैं, उनके प्रमुख रचनाएं, उनके जीवन काल, उनके जीवन परिचयों के बारे में आज हमने पढ़ा। उनके जीवन परिचय जो हैं वो भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के इतना ही। अगर
आप लोगों को क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।